करके रेडी करी है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, लेजी जेब्रा पेंट डार्क ड्रम्स। ठीक है, जो मेन मेन क्वेश्चंस है ना, जो हर साल एनटीए वाले दे ही देते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों क्यों दे ही देते हैं क्वेश्चंस को। तो वो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, इस साल भी जरूर आएंगे, मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, एक तो पहले पॉइंट का क्वेश्चन बताया था और एक इस पॉइंट में से भी क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आएगा इसी लाइन में से वो मैं आपको बताती हूँ फटाफट। हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे पार्ट 1 से आ रहे होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सेल माइटोसिस के बारे में। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मियोसिस। अगर आप मेरे पार्ट 1 देखकर नहीं भी आ रहे हो तो भी मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने आपको सेल मियोसिस सेल माइटोसिस बताया था। वो लोग आप जाकर पढ़ लीजिए, अगर पढ़ रहा है तो वेरी गुड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल मियोसिस की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सेल मियोसिस में आपके होते हैं दो, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड है सेल मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। स्टार्ट हम करेंगे ऑब्वियस सी बात है मियोसिस फर्स्ट से। अब जरा पहले देखो कि ये कितने अंदर तक इसका जाता है माल मसाला, पहले हम वो ऊपर ऊपर का कवर करते हैं, देन हम लोग अपना इसको स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें आपकी, क्योंकि मैंने आप लोगों को माइटोसिस में भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस आती है। प्रोफेस आती है, देन आपकी मेटाफेस आती है, देन एनाफेस आती है, देन आपकी टीलोफेस आती है। तो मियोसिस फर्स्ट भी आपकी किससे स्टार्ट होगी? प्रोफेस से स्टार्ट होगी। तो मियोसिस फर्स्ट है तो क्या होगा इसका नाम? प्रोफेस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड होगी तो हम उसको वहां पर बोलेंगे प्रोफेस सेकंड। ठीक है, तो अभी मियोसिस फर्स्ट में आपका पहला आ रहा है प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में आपकी 5 स्टेजेस होती हैं। ये होती है भाई बड़ी ही इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, इनमें से मतलब मियोसिस सेल मियोसिस में से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो वो इन स्टेज में से ही आते हैं। और भी आते हैं लेकिन क्योंकि वो माइटोसिस से सिमिलर हो जाती है, इसलिए सेल मियोसिस में जो नीट वाले पकड़ते हैं वो यही वाला पार्ट पकड़ते हैं। तो इसको जरा ध्यान से सुन लेना। तो प्रोफेस फर्स्ट में आपकी आती है 5 स्टेजेस। कौन कौन सी बता देती हूँ आपको। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, अकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस है। इनको हमें ऐसे ही कंटिन्यूस लेके चलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल लिया। ये मैंने बिल्कुल ऑर्डर में लिखी है तो आप लोग इसी तरह से इसको पढ़ोगे। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब मान लो आपको ऐसे याद करना है कि मैं, क्योंकि ये ऑर्डर की स्टेजेस है, उल्टा सीधा में नहीं लिख सकते, तो आप लोग कंफ्यूजन होगी कि यार मैं इसको याद कैसे करूंगा, कहीं मैं उल्टा सीधा ना कर दूं। मैंने आप लोग के लिए एक पिकअप लाइन आप लोग बोल सकते हो, मैंने रेडी करी है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, लेजी जेब्रा पेंट डार्क ड्रम्स। ठीक है, लेजी से आपका हो गया लैप्टोटीन, जेब्रा से आपका हो गया जाइगोटीन, पेंट से आपका हो गया पेकाइटीन, डार्क हो गया आपका डिप्लोटीन एंड ड्रम हो गया आपका डाइकाइनेसिस। तो लेजी जेब्रा पेंट डार्क ड्रम्स, यानी जो लेजी जेब्रा है वो डार्क ड्रम्स को पेंट कर रहा है। तो ये किसकी ट्रिक है, आप लोग ऐसे करके इन स्टेजेस को याद कर सकते हो, लेकिन याद आपको इन्हीं ऑर्डर्स में करनी है। आपको बिना ट्रिक के हो रही है, वेरी गुड। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस साइकिल को। प्रोफेस फर्स्ट की फर्स्ट स्टेज की अब हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज लैप्टोटीन। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नोट्स है मेरे डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रिपेयर किए गए नोट्स हैं। तो इनसे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो, इन्हें अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की दोबारा से कोई भी जरूरत नहीं है, यानी आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर एनसीईआरटी से ही मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड प्रॉपर एनसीईआरटी से उठाकर लिखा है। तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत अब है ही नहीं। आप लोगों ने ये नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, एक ही बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लैप्टोटीन में ज्यादा नहीं है, एक ही पॉइंट है मेन, तो देखिए जरा। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि किस स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। तो कौन सी स्टेज है वो? लैप्टोटीन। यानी अब मतलब भी समझ गए होंगे कि इस स्टेज में अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्रोमोसोम्स को तो वो बहुत क्लियरली एकदम विजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी जाइगोटीन। क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। यानी इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये क्वेश्चन दोनों मेन पॉइंट्स हैं, दोनों में से ही क्वेश्चन आता है कि जब किस, नहीं इसमें क्वेश्चन आता है कि साइनेप्सिस आपकी किस स्टेज में परफॉर्म होती है, या फिर साइनेप्सिस भी नहीं आता, मेनली क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स में पेयरिंग कब स्टार्ट होती है। तो कब हो रही है आपकी? जाइगोटीन स्टेज में। मेन क्वेश्चन यही बनता है इसमें से कि जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है, तो जाइगोटीन में। तो क्रोमोसोम अपना स्टार्ट कर देते हैं पेयरिंग करना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कॉल्ड द साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। यानी जो भी साइनेप्सिस करके, यानी क्रोमोसोम्स ने आप इसमें अपना पेयरिंग करी साइनेप्सिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस से जो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट बन के निकलता है, यानी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है? साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स थोड़ा मैच करा, तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस, एंड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है आपका साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। इसका एक और पॉइंट है, वो देखिए जरा फटाफट से। देखो जरा क्या है वो पॉइंट।
Homologous chromosomes are bivalent or tetrad, but visibility is not proper at this stage. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम जो आपका स्ट्रक्चर बना था क्रोमोसोम्स का, मैंने आप लोगों को बताया, इन्होंने पेयरिंग करना स्टार्ट करी थी साइनेप्टिक प्रोसेस से, और क्या बना था, साइनोप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बना था। वो स्ट्रक्चर आपका कैसा है, बायोवेलेंट है, और उसको आप टेट्राड भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे वो क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, बाय मतलब टू, तो ये क्या हो गया आपका बायोवेलेंट। लेकिन अगर आप केवल एक क्रोमैटिड को लेके चल रहे हो तो क्या हो गया आपका, ये 1 2 3 4, क्या हो गया आपका, ये टेट्राड हो गया। ठीक है, तो इस स्टेज पे कैसा होता है आपका, बायोवेलेंट और टेट्राड होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स किस स्टेज पर देखने के लिए मिलते हैं, तो किस पर मिलते हैं, आपके जाइगोटीन पर ही देखने के लिए। एक तो पहले पॉइंट का क्वेश्चन बताया था और एक इस पॉइंट में से भी क्वेश्चन आता है कि जो आपके बायोवेलेंट और टेट्राड जो है वो आपका किस स्टेज में देखने के लिए मिलता है, तो वो आपके जाइगोटीन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस स्टेज पर इसकी टेट्राड और बायोवेलेंट की जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं होती, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा इसी लाइन में से वो मैं आपको बताती हूँ फटाफट। अभी आपका इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, जरा फटाफट से बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, विच इज पेकाइटीन। क्या बोलती है, देखो जरा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आर द क्लियरली अपीयरेंस। भैया ये तो पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट आ गया, यानी नीट में इस पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जाइगोटीन में वो टेट्राड बाइवेलेंट बन तो जाता है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। लेकिन वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है वो इस स्टेज पर क्लियरली विजिबल होने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम किस स्टेज पर जाकर क्लियरली विजिबल होते हैं, तो वो है आपकी पेकाइटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जरा, क्रॉसिंग ओवर। अगर एट दिस स्टेज, यानी इस स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर भी होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम एंजाइम इन्वॉल्व्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। ये क्या बताया मैंने, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखो जरा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना दो क्रोमोसोम्स के बीच में से, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जो इसको करने वाला एंजाइम है वो उसको हम बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेज। क्योंकि इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। कैसे होता है एक्सचेंज, जरा देखो जरा मेरी ध्यान से देखो। ये मान लो आपका एक क्रोमोसोम है और इधर से एक क्रोमोसोम है कि ये आ गया, ये आप देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये चढ़ गए। तो इनके जितने भी, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें ट्रांसफर हो गया, फिर इसका जो था, यानी एक्सचेंज हो गए दोनों के जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये प्रोसेस कराने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो हमारा होता है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि इस प्रोसेस को हम और क्या भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय दिस स्टेज। यानी जो क्रॉसिंग ओवर है, जो रिकॉम्बिनेशन है, वो इसी स्टेज पर स्टार्ट होता है, एंड क्या है, वो इसी स्टेज पर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज पर जाकर कंप्लीट होता है, तो क्या है उसका आंसर, पेकाइटीन। जो मेन क्वेश्चन है ना, जो हर साल एनटीए वाले दे ही देते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों क्यों दे ही देते हैं क्वेश्चन को। तो वो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, इस साल भी जरूर आएंगे, मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट है हमारी डिप्लोटीन। देखो जरा, नाउ द बाइवेलेंट क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म अ एक्स्ड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइजमेटा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है कि काइजमेटा किस स्टेज में फॉर्म होता है, तो किसमें हो रहा है आपका, डिप्लोटीन में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब दूसरा देखो जरा, जिसे किसमें बोल रहा है कि जो आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो सेपरेट होकर क्या बना दे रहे हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर। कैसे, जरा देखो, जो आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम हो गए वो आपके ये हो गए, एक ऐसे, ये मैंने क्यों कमल का फूल, कमल का भी नहीं है भाई, हे भगवान मैं क्या बताऊं। देखो जरा, ये आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम है। देखो आप बीच में से अगर इसको सेपरेट करोगे तो टू क्रोमेटिड्स इधर आ रहे हैं, टू क्रोमेटिड्स इधर आ रहे हैं, यानी कैसा हो गया ये आपका बाइवेलेंट। अभी आप इससे सेपरेट हो जाते हैं और बना लेते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर। देखो, जब दो ऐसे स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो गए, तो आप खुद देखो क्या ये एक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं, क्या बना देते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स। और इसी को बोलते हैं हम क्या, काइजमेटा। इसी को नाम दिया है काइजमेटा। तो देखो जरा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से और बना देते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया है काइजमेटा। ठीक है, तो ये और आपका डिप्लोटीन में ध्यान रखना कि फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा इज करें डिप्लोटीन। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट स्टेज की, जो कि क्या है आपकी डाइकाइनेसिस। देखो जरा, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ द काइजमेटा। यानी अब जो काइजमेटा बना था किसमें, इसके पहले कौन सी स्टेज थी, डिप्लोटीन, उसमें जब हमारे काइजमेटा का फॉर्मेशन हुआ था, इस स्टेज में आकर काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी काइजमेटा जो है आपका रिमूव हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्वेश्चन बनता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा किसमें होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस याद रखो, पहले डिप्लोटीन आती है उसमें काइस्मेटा का फॉर्मेशन होगा, बाद में डाइकाइनेसिस आती है तो काइस्मेटा का क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनलाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। अब जो क्रोमोसोम्स है फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड स्पिंडल फाइबर असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर द सेपरेशन। यानी अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद क्या आता है एनाफेज। हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि उस पे मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं क्रोमोसोम से, तो सेम काम वही हो रहा है। अभी प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि मेटाफेज में अभी हम लोग आए नहीं है, तो अभी केवल प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, तो इसमें भी प्रिपरेशन चल रही है स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच करने की, और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे आपके, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने की, ठीक है। न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनुअल ब्रेकडाउन, यानी जैसा कि हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज फर्स्ट लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर एनुअल चली आ रही थी, वो लोग घूमने जा रहे थे, सेल डिवीजन हो जाता है तो बुला लेना, फिर वो टीलोफेज में वापस आ जा रहे थे। तो सेम काम यहीं पर होगा क्योंकि डाइकाइनेसिस प्रोफेज की स्टेज है, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनुअल क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। सेम काम वहां पर भी हो रहा है, सेम काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट से मेटाफेज की। अब बात करते हैं मेटाफेज स्टेज की, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट से कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे। देखो जरा, अब इसमें कुछ नहीं है, अब जो आपका मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज आने वाला है वो आपका माइटोसिस की तरह ही होगा टोटली, ठीक है। तो उसमें से कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोग को बताती हूँ, अगर आप वो लेक्चर देख कर आए हो मेरा, नहीं देख कर आए तो फिर तुम्हें बताइए, ठीक है। क्रोमोसोम अलाइन और इक्वेटोरियल प्लेट, यानी फिर से क्या होगा, क्रोमोसोम आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि एक सर्कल है उसके बीच के पार्ट की जो हमारी लाइन जा रही होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अपने अर्थ को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो बीच की क्या लाइन होती है, इक्वेटर। तो यानी जो क्रोमोसोम्स है वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अलाइन हो जाएंगे, देख सकते हो आप लोग इस तरह से। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द ऑपोजिट पोल अटैच स्पिंडल फाइबर टू द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, यानी ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हो ना, ये होते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ऑपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट है, ये स्पिंडल, ये जो हमारी फाइबर्स आ रही है, क्या सी हमारी स्पिंडल फाइबर, ये अटैच कर देंगी माइक्रोट्यूब्यूल से किसको, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो यही होता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट में। बात करते हैं फटाफट से एनाफेज की। एनाफेज फर्स्ट क्या बोलता है, देखो जरा, क्रोमोसोम सेपरेट, यानी फिर से वही होगा क्रोमोसोम, अच्छा मैंने डायग्राम भी बनाया, कोई बात नहीं बना देती हूँ। फिर से क्या होगा, आपके क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलो मैं डायग्राम के साथ ही आप लोगों को देखो, यहाँ पर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ से आपकी स्पिंडल फाइबर आ रही है। अब क्या है कि आपकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपकी अलग हो जाएंगी। आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने आप लोगों को डायग्राम तैयार कर दिया है, देखो जरा। अच्छा एक बात देखो, माइटोसिस में हमने बोला था कि नॉर्मल क्या है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या लिखा हुआ है कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। यानी देखो जरा, सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने किसको बोला है, ये होता है हमारे क्रोमोसोम। अब इसमें से मैंने केवल इतना हिस्सा अगर बनाया, ये होते हैं हमारे क्रोमैटिड्स। अब मैं इस पूरे क्रोमोसोम को अगर बना दूं, तो क्योंकि दो क्रोमैटिड्स मिलके पूरा क्रोमोसोम बना रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो गई आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी बहन बहन हो गई, दोनों एक साथ मिलके क्या बना रही है, एक क्रोमोसोम बना रही है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। माइटोसिस में केवल क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे थे, यानी केवल इतना इतना हिस्सा इतना ये हिस्सा पूरा हो रहा था अलग। लेकिन अब क्या होगा, जो दूसरा यानी जो क्रोमैटिड्स है, दो क्रोमैटिड्स है, वो दोनों क्रोमैटिड्स एक साथ क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर्स, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो गई, ठीक है। यही होता है एनाफेज में कि अपोजिट पोल्स पे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाती है, चली जाती है। तो वही चीज इसमें भी हो रही है। तो अब देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज देखो जरा, क्रोमैटिक मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो टीलोफेज है ये आपकी माइटोसिस के टीलोफेज से मैच नहीं करता। देखो जरा, क्रोमैटिक मटेरियल्स जो है अब कलेक्ट हो जाएंगे अपने मास में, और दो अलग अलग मासेस बना लेंगे, ठीक है। जैसे अच्छा वहां पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने कंडेंस्ड मास बना लिया था, वहां पे आपको कोई भी क्रोमोसोम मटेरियल बाकी नहीं बचा था, वो एक अपने कंडेंस्ड मास बन गया था, ठीक है। वहां कोई भी क्रोमोसोम मटेरियल बाकी ही था नहीं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, साइटोकाइनेसिस हो गया था। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, दो मास बन रहे हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम में जो आपके मटेरियल हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, वो आपके अभी भी बिल्कुल गायब नहीं होंगे, कोई ऐसा मास नहीं बनाएंगे, ये उसमें प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो मियोसिस फर्स्ट है, अभी तो मियोसिस सेकंड भी होगी, वहां तो केवल माइटोसिस थी, वहां तो कहानी खत्म थी। और दूसरी बात भी जरा सुनो कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, मियोसिस माइटोसिस में, मैं बता दी तुम लोगों को।
माइटोसिस में क्या होता है कि 2n की प्लॉइडी से अगर हम किसी का डिवाइड करके हमको सेल बना रहे हैं तो वो भी 2n ही होना चाहिए, यानी डिप्लॉइड ही होना चाहिए। लेकिन मियोसिस में हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हमारी बाइवेलेंट है या फिर हमारी डिप्लॉइड है तो उसको हमें बनाना है क्या, हैप्लॉइड बनाना है, यानी एनप्लॉइडी में बनानी है। तो क्या इधर एनप्लॉइडी बन गई? नहीं बनी। अभी तो मियोसिस सेकंड होगी, वो मियोसिस सेकंड करके क्या बना देगी, अल्टीमेटली एन बना देगी। यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमें अभी इसकी एनप्लॉइडी बनानी है, इसलिए पूरी तरह से मास कलेक्ट नहीं होगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अभी भी अपीयर होंगे, ठीक है। देखो जरा, क्रोमोसोम मटेरियल जो है अपना मास बना लेंगे अलग अलग पोल्स पे। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमैटिन क्लस्टर्स। अब जो भी अपने अलग अलग मास बने हैं, देखो इनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप भी रिफॉर्म हो चुकी है। न्यूक्लियर एनवेलप ईआर जी यहाँ पर है, गोल्जी एपरेटस, ईआरएस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हमारे रिफॉर्म हो जाते हैं। ये लाइन बिल्कुल माइटोसिस की टेलोफेज की तरह है कि हाँ वहां भी ये होता था कि सेल डिवीजन हो गया भैया, तुम लोग आ जाओ घूम घाम के। तो सेम ये चीज यहाँ पर भी होगी, न्यूक्लियर एनवेलप ईआर और गोल्गी एपरेटस जो है आपका वो भी रिफॉर्म हो चुका है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां पूरे कलेक्ट मास बन जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अभी भी क्रोमोसोम्स अपीयर्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मियोसिस सेकेंड होनी बाकी है, और जो मेन इंटेंशन है मियोसिस का वो तो हुआ ही नहीं है। हमें तो 2n से प्लॉइडी n में लेके जानी है, तो क्या n प्लॉइडी हो गई? अभी भी 2n ही है, हमें तो हैप्लॉइड बनाना है। अब हम करेंगे क्या, मियोसिस सेकंड। देखो फटाफट से, चलो भाई अब देख लेते हैं मियोसिस सेकंड की उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन क्या है, एनप्लॉइडी निकालना, तो वो अब इसी से निकलेगा, ठीक है। प्रोफेज सेकंड मियोसिस, सबसे पहली स्टेज क्या होती है मियोसिस या माइटोसिस की, प्रोफेज ही होती है, क्योंकि मियोसिस सेकंड है तो हम क्या बात करेंगे अभी प्रोफेज सेकंड के बारे में। देखो जरा, इट रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी देखो आपने यही लाइन दे रखी है पेज नंबर 169 पे, प्रोफेज सेकंड नाम की हेडिंग दे रखी होगी, उसकी थर्ड लाइन में देखो नीचे, इट रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, यही लिखा होगा, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि ये जो मियोसिस सेकंड है ना, ये आपकी माइटोसिस की तरह ही होती है, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। मियोसिस सेकंड आपकी माइटोसिस की तरह ही होती है, तो नॉर्मल आपको माइटोसिस ही देखने मिलेगी, क्योंकि हमें एंप्लॉइडी निकालनी है इसकी, ठीक है। देखो जरा, नहीं ऐसा नहीं है कि माइटोसिस में भी एनप्लॉइडी निकलेगी, नहीं, उसकी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। देखो जरा, फिर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज, जैसा कि माइटोसिस में भी हो रहा था, ऑल्सो मियोसिस फर्स्ट में भी हो रहा था। जब कौन सी स्टेज आ रही थी प्रोफेज की, डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें भी यही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, फिर से घूमने चले जाएंगे, यानी डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम अगेन बिकम कंपैक्ट, अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अब कंपैक्ट हो जाएंगे, जो हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि क्या कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा था, जो क्रोमोसोम में मटेरियल्स है वो कैसे हो जा रहे थे, हमारे कंडेंस हो जा रहे थे, यानी कॉम्पैक्ट हो जा रहे थे। इसमें भी सेम वही होगा, क्रोमोसोम जो है वो हमारी फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनाफेज एनाफेज मेटाफेज सेकंड की। अब बात कर लेते हैं मेटाफेज सेकंड की। सब कुछ वही है माइटोसिस की तरह, मियोसिस फर्स्ट की तरह ही इसमें भी क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन एज द इक्वेटर, फिर से वही चीज होगी, लो बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर से वही चीज हो जाएगी, जो क्रोमोसोम्स है वो आपके अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे। और देख लो आगे भी पढ़ लो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द अपोजिट साइड, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है आपके अपोजिट पोल्स पर होंगे, जिन्होंने स्पिंडल फाइबर को अटैच कर रखा होगा किससे, काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। सब कुछ वही होगा, मैं फिर भी बना के दिखा देती हूँ। ये आपका सेल है, ये हो गया आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पिंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एनाफेज सेकंड की। एनाफेज सेकंड में भी फिर से वही होगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल। क्या मतलब है इसका, देखो फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आपका सेल है, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर अटैच है। अब क्या होगा, जैसे मैंने अभी मेटाफेज में क्या बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल से जो फाइबर्स आ रही थी, वो देखो उन्होंने क्रोमोसोम्स को कुछ इस तरह से अटैच कर रखा था, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी इनको ये सेंट्रोमियर है, ये स्प्लिट कर जाएगा और दो दो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड को क्या कर देगा, वो अपने अपोजिट पोल पे खींच लेगा, यानी अपनी तरफ खींच लेंगे। तो देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऊपर चले गए और ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स इस पोल पर आ गए, यानी ऑपोजिट पोल पर क्या कर देते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देते हैं। जैसे देखो ना भाई, ये क्या है, क्रोमोसोम है, इसके बीच का ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ये क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट जब ये कर गया तो ये पूरी सिस्टर क्रोमैटिड बन गई और ये पूरी सिस्टर क्रोमैटिड एक अलग बन गई, इस पूरे को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये सिंगल सिंगल हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो ये क्रोमैटिड्स कहाँ चले गए, ऑपोजिट पोल पर मूव करके। यही होता है एनाफेज सेकंड में, चाहे एनाफेज फर्स्ट हो, चाहे माइटोसिस का एनाफेज हो, चाहे एनाफेज सेकंड हो मियोसिस का, सब में यही होता है। फिर इसमें भी यही हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने ऑपोजिट पोल्स पर मूव करके। अब बात करते हैं टीलोफेज की।
पहुंच चुके हैं इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे टेलोफेज सेकंड के साथ। देखो जरा, मियोसिस एंड विद टेलोफेज सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट लाइक है, आपको बहुत नॉर्मली लग रही होगी कि हमें तो पता है जो लास्ट स्टेज होती है वो टेलोफेज होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मियोसिस एंड विद टेलोफेज सेकंड। नॉर्मली आप लोग क्या सोचोगे कि मियोसिस सेकंड एंड विद टेलोफेज, वो तो हो ही रही है मियोसिस सेकंड टेलोफेज सेकंड के साथ एंड, लेकिन जो आपकी पूरी मियोसिस है वो भी एंड हो रही है किससे, टेलोफेज सेकंड के साथ। टेलोफेज फर्स्ट आ जाए तो कैंसिल कर देना टेलोफेज सेकंड के साथ, ठीक है। देखो जरा, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, मतलब फिर से वो घूम फिर के अपना आ गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी फिर से रीअपियर हो गई। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टेलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। माइटोसिस में पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट में भी पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस हुआ था, यहाँ पर फिर वही प्रथा तो भैया वही चलती आएगी ना। क्या होगा इसमें, फिर से टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस हो गया, क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए। कैसे, नहीं समझ में आया क्या, दिखाऊं? ये जो बात कर रही हूँ मैं एनाफेज की बात कर रही हूँ, देखना जरा, एनाफेज के बाद ही आता है टेलोफेज। देखो जरा, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स थे इधर, जैसे मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। जब एनाफेज पे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपके ऑपोजिट पोल पर मूव कर जाते हैं, तो ये आपके कर गए ऐसे करके मूव कर गए थे। अभी जस्ट ये डायग्राम बनाया था मैंने, ये देखो, ठीक है। एनसीईआरटी से अगर आप लोग देख रहे हो ना, हो गया भाई लेक्चर, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाया करो, इतने लेजी मत बनो, लेजी जीब्रा पेंट डार्क ड्रम्स, ठीक है, इतने लेजी मत बनो। देखो जरा, ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स आपके ऑपोजिट पोल पर मूव कर गए थे। अब ये इसमें क्या हो गई, आपकी साइटोकाइनेसिस हो गई। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म में डिवीजन। जब इसको तुम बीच से काट दोगे तो ये आपको क्या, टमाटर ही नहीं चल रहा है, जब आप इसको बीच से साइटोकाइनेसिस करा दी, यानी जबकि साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर गया, तो ये दो सेल्स बन के नहीं निकले आएंगे अलग, जिसमें क्या होंगे आपके, ये हैप्लॉइड सेल्स होंगे, सेम इसमें, ये तो बताया मैंने ऊपर, ये रहा, समझ में आया। टेलोफेज में क्या हुआ, कैसे बने भाई, मेरी बात सुनो, अभी सुनना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो जरा, ये तो समझ में आया ना जो मैंने भी बताया आपको। मैं आपको माइटोसिस की कहानी बताती हूँ, माइटोसिस में क्या हो रहा था। तुम कहोगे ये तो उससे माइटोसिस जैसा है, इसमें कैसे हैप्लॉइड बन गए, उसमें कैसे डिप्लॉइड बने थे। देखो, उसमें कहानी ये चल रही थी कि जब एनाफेज पे जब वो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपकी मूव कर रही थी, वो कैसे करी थी, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स थे और ये जो थे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स वो कुछ इस तरह मूव करी थी, यानी 4 थी। मुझे एक बात बताओ कि मियोसिस फर्स्ट में भी तो यही हाल था, क्या मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल ये नहीं थी, एनाफेज पे मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल यही थी, लेकिन हर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो मियोसिस फर्स्ट के, ये मान लो मियोसिस फर्स्ट है, इसके बाद भी तो साइटोकाइनेसिस हुई होगी, साइटोकाइनेसिस हुई तो क्या हो गया, ये एक अलग सेल बन गया, ये एक अलग सेल बन गया, समझ में आया। फिर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये इधर चले गए, अब इसके 2 यहां से आ गए और इसके 2 यहां से आ गए, सेम ये चीज में भी हो गई, 2 क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स यहां पर आ गई एंड 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स यहां पर आ गई, इसी की उठ के। अब ये क्या हो गया आपका मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड का कौन सा, एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड पहुंचेगी आपकी टेलोफेज पे, तो क्या होगी टेलोफेज के बाद, साइटोकाइनेसिस, फिर से साइटोकाइनेसिस होगी, यानी इसमें अब फिर से साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर ये 2 में डिवाइड हो गए और ये फिर 2 में डिवाइड हो गए, बन गया हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल इधर, 2 हैप्लॉइड इधर, 2 हैप्लॉइड इधर एंड 2 हैप्लॉइड इधर। अब समझ में आया, हर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, उधर केवल माइटोसिस था, माइटोसिस होते ही साइटोकाइनेसिस हुई। तो कितने आपके, ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ऐसे करके अलाइन थे, मतलब अलाइन तो उस पे थे मेटाफेज पे, ऑपोजिट पोल पर मूव कर गए थे, लेकिन पर पोल कितने थे, 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का भी बिल्कुल यही स्टेज थी। बट मियोसिस फर्स्ट के बाद जब टेलोफेज फर्स्ट आया तो वहां पर भी साइटोकाइनेसिस हो गई, वहां पर फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए, तो उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर परफॉर्म कर दिया, क्योंकि 2 बार साइटोकाइनेसिस हो गए। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स और 2 में डिवाइड होकर ऐसे अपोजिट पोल पर चली गई, पूरी प्रक्रिया हुई ना, प्रोफेज हुआ, फिर मेटाफेज हुआ, फिर आपका एनाफेज हुआ, तभी तो ये स्टेज निकल कर आई। अब ये मियोसिस सेकंड की स्टेज है, अब ये पहुंची टेलोफेज सेकंड तक, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, तो फिर ये किस में डिवाइड हो गए, आपके 4 सेल्स में डिवाइड हो गए, जिसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपकी है। वैसे तो आप मान लो कि 8 है, वैसे मैं केवल इसकी बात कर रही थी, ये देखो 4 है, टोटल में आगे कितनी हो गई, 8 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स।
तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, ऑल्सो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, नहीं आया तो कमेंट कर दो, मैं इससे और ज्यादा एक्सप्लेन वे में आप लोगों को लेक्चर फिर से बना कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, फिर से बना कर दूंगी, ठीक है। अगर आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑल्सो आपके जो नेक्स्ट डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से ड्रॉप कर जाइए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपकी डाउट सॉल्विंग वीडियोस आ गई है ना, फटाफट से जाकर उसे चेकआउट कर लो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।